हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 19 टू 20 सेंचुरी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 19 टू 20th सेंचुरी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन है, डैश स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स फ्रॉम द एज ऑफ 11, यानी 11 साल की उम्र से किसने राइटिंग पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड सी वॉज मोर पॉपुलर देन हर हस्बैंड पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, और वह अपने पति रॉबर्ट ब्राउनिंग से ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो ऐसी महिला लेखिका का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉवर बीच ए पॉपुलर पोएम इज रिटन बाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोएम है डॉवर बीच एक पॉपुलर पोएम है। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, ये पोएम लिखी गई थी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, जो एक लिरिक पोएम है। आपको बता दें, ये पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड ने 1851 में लिखी थी और ये पोएम 1867 में पब्लिश्ड हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वॉज अ पोएट एंड पेंटर हु ऑल्सो प्लेड लीडिंग रोल इन फाउंडिंग द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ऑफ पोएट्स एंड पेंटर्स। क्वेश्चन कह रहा है, कौन से ऐसे कवि और चित्रकार थे जिन्होंने कवियों और चित्रकारों के प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे कवि का नाम था, ऐसे चित्रकार का नाम था दाते गैब्रियल रोसेटी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द विक्टोरियन पीरियड इज मेनली द पीरियड ऑफ डैश लाइक ड्रामा इन एलिजाबेथन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड इज मेनली द पीरियड ऑफ, जो विक्टोरियन पीरियड है मुख्य रूप से किसका पीरियड माना जाता है? लाइक ड्रामा इन द एलिजाबेथ पीरियड, जैसे कि एलिजाबेथ पीरियड में ड्रामा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो नॉवेल्स है, ऑप्शन सी, यानी विक्टोरियन पीरियड को मेनली द पीरियड ऑफ नॉवेल्स के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश इज एन ऑर्फन, मतलब कौन ऑर्फन है, अनाथ है। ही रन्स फ्रॉम, जो भाग जाता है, फ्रॉम हिज वर्क हाउस, अपने वर्क हाउस से भाग जाता है। एंड ज्वाइंस ए बैंड ऑफ पिक पॉकेट्स, और जेब कतरों के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। ही लीड्स अ क्रिमिनल लाइफ, वो एक क्रिमिनल लाइफ जीता है। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, यानी भूख और गरीबी के कारण वो एक क्रिमिनल लाइफ जीता है। तो आइए सबसे पहले आंसर जानते हैं, और आंसर है इस क्वेश्चन का ओलिवर ट्विस्ट। दोस्तों, ये एक नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। और चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट में जो कैरेक्टर है उसका नाम भी ओलिवर है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन डैश पैशनेट हीथक्लिफ फॉल इन लव विद कैथरीन। किस नॉवेल में पैशनेट हीथक्लिफ, यानी जो भावुक हीथक्लिफ था, कैथरीन से प्यार करने लग जाता है? तो आपको उस नॉवेल का नाम बताना है। तो उस नॉवेल का नाम है वुथरिंग हाइट्स। दोस्तों, ये जो नॉवेल है वुथरिंग हाइट्स, ये एमिली ब्रॉन्टे के द्वारा 1847 में पब्लिश्ड हुआ था।
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज अबाउट माइकल हैंचर्ड, व्हेन ही ड्रंक ही सेल्स हिज वाइफ एंड डॉटर फॉर अ फ्यू पाउंड्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माइकल हैंचर्ड किसके बारे में है। व्हेन ही इज ड्रंक, जब वो शराब पी लेता है, ही सेल्स हिज वाइफ, और शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेच देता है, एंड डॉटर, और अपनी पुत्री को बेच देता है, फॉर अ फ्यू पाउंड्स, कुछ पाउंड्स के लिए। तो दोस्तों उस नॉवेल का नाम है द मेयर ऑफ कास्टा ब्रिज, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टा ब्रिज, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था और पब्लिश्ड हुआ था 1886 में, यानी 1886 में। इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रोट हर नॉवेल्स विद हर स्यूडोनिम जॉर्ज इलियट। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपने नॉवेल्स अपने उपनाम जॉर्ज इलियट से लिखे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैरी एन एवॉन्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी मैरी एन एवॉन्स, क्योंकि मैरी एन एवॉन्स का ही जो जॉर्ज इलियट है उनका उपनाम है मैरी एन एवॉन्स। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डैश शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी का क्या नाम है, द हैप्पी प्रिंस एंड सेल्फिश जायंट आर पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो किसकी शॉर्ट स्टोरीज यानी हैप्पी प्रिंस और सेल्फिश जायंट पॉपुलर हैं अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्कर वाइल्ड की जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम हैप्पी प्रिंस है और सेल्फिश जायंट है, वो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको फर्स्ट इंग्लिश पोएट की संज्ञा दी गई, यानी किसको फर्स्ट इंग्लिश पोएट समझा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट इंग्लिश पोएट जो हैं आपके, उनका नाम है कैडमोन। आपको बता दें कि फर्स्ट ओल्ड, ये जो कैडमोन है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ एक्लीजिएस्टिकल, एक्लीजिएस्टिकल का मतलब होता है गिरजाघर से, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो हु इज द ऑथर ऑफ एक्लीजिएस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के जो एक्लीजिएस्टिकल हैं उनके ऑथर कौन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक, यानी एंग्लो सैक्सन एपिक का नाम बताइए। तो एंग्लो सैक्सन एपिक का जो नाम है वो है बियोवल्फ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द 100 ईयर्स ऑफ वॉर बिटवीन, जो 100 ईयर वॉर चला वो किसके किसके बीच में चला। तो आइए सबसे पहले आंसर जानते हैं, वो चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आपको बता दें कि 100 ईयर वॉर 1337 से लेकर 1453 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ईयर द पीजेंट रिवोल्ट हैपनेड, जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ वो कब हुआ। तो दोस्तों पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 1381 में पीजेंट रिवोल्ट इंग्लैंड में हुआ था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि कहाँ पर हुआ था, तो उसका जवाब है इंग्लैंड में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका है द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम। तो अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम का क्या नाम है। तो आपको बता दें कि जो अर्लीस्ट इंग्लिश सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम है
उस वो पोयम थी कैडमॉन्स हिम्न, जो एक ओल्ड इंग्लिश पोयम है, लेकिन ऑप्शन में कैडमॉन्स हिम्न नहीं दिया गया है। ए में किंग हॉर्न है, बी में पियर्स प्लोमैन है, सी में ब्रट है और चौथा में डी है। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आप अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम को लगा दीजिए किंग हॉर्न, नहीं तो कैडमॉन हिम्न अगर ऑप्शन होगा तो वही करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स के ऑथर कौन माने जाते हैं? तो कैंटरबरी टेल्स के ऑथर हैं जेफरी चौसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेफरी चौसर को कैंटरबरी टेल्स का ऑथर माना जाता है। आइए जेफरी चौसर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। तो दोस्तों, जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझा जाता है, यानी नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कंसीडर एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी इनको कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मिडिल एज वॉज हेल्ड टू बिगिन इन इंग्लैंड विद। तो मध्य युग की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है तो किसके बाद? तो मध्य युग में जो शुरुआत है इंग्लैंड में मानी जाती है तो किसके बाद मानी जाती है? द नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट को आगे की ओर कौन लेकर गया? तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट को जो आगे की ओर जिसने बढ़ाया उनका नाम था विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंड। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन डिड द जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स कंपोज? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्रोलॉग था वो कंपोज किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1336 से लेकर 1386 यानी 1386 से लेकर 1389 के बीच में कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग लिखा गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में 1387 है, ऑप्शन बी में 1300 है, ऑप्शन सी में 1400 है, ऑप्शन डी में 1378 है। तो देखिए 1386 से 1389 के बीच में माना गया, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, 1387। ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें ये कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्रोलॉग है वो जेफरी चौसर ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश पेंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस सेट किया गया। तो फर्स्ट इंग्लिश पेंटर का क्या नाम है जिन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में सेट किया था? तो दोस्तों उनका नाम है कैक्सटन, ऑप्शन बी। और कैक्सटन का पूरा नाम है विलियम कैक्सटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया तो कब किया गया? तो ये किया गया था 1476 में। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम कैक्सटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड डैश। तो अननोन लेखक की कविता में लिखी गई एक छोटी पारंपरिक और लोकप्रिय कहानी को क्या कहते हैं? तो इस कहानी को कहते हैं बैलेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हु डिड स्टार्ट द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस? यानी फ्रांस में 100 ईयर वॉर्स की शुरुआत किसने की? तो फ्रांस में 100 ईयर वॉर की जो शुरुआत की थी दोस्तों वो की थी एडवर्ड थर्ड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
और अगला क्वेश्चन है, ए पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, एक ऐसी पोएम जिसमें मीटर और राइम दोनों होते हैं, वो पोएम क्या कहलाती है? तो वो पोएम कहलाती है लिरिक पोएम कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोएट, किस इंग्लिश पोएट के साथ सिल्विया प्लाथ ने शादी की थी? तो सिल्विया प्लाथ की जो हस्बैंड का नाम है वो है ह्यूजेस और इनका पूरा नाम है टेड ह्यूजेस, जो एक ब्रिटिश पोएट थे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है आपका, विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट वॉज बॉर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819, 1819 में लॉन्ग आइलैंड में कौन प्रभावशाली अमेरिकन पोएट है जिनका जन्म हुआ था? तो उस प्रभावशाली पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन 1960 1960 में द कोलसिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, पोएम्स की पहली बुक का नाम कोलसिस है। पब्लिश्ड बाय विच पोएटिस, तो इस किताब को किस पोएटिस के द्वारा पब्लिश कराया गया? तो उनका नाम है सिल्विया प्लाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इन हिज पोएम किपलिंग, अपनी पोएम में किपलिंग सेड कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ़ यू मीट विद ट्रम्प, यदि आप ट्रम्प मतलब विजय से मिलते हैं, एंड डैश, तो आपकी मुलाकात और किससे होती है? तो दोस्तों यदि विजय भी मिलेगी तो आपको मुसीबत भी आएंगी, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, डिजास्टर, यानी आपदा, विपत्ति या मुसीबत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोइट्री, यानी पोइट्री में एस्थेटिक इफेक्ट के लिए कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए एसोनेंस का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी ओनोमेटोपोइया का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी राइम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस लिटरेरी डिवाइस का यूज एस्थेटिक इफेक्ट के लिए पोइट्री में नहीं किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम? तो अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम कौन है? तो वो है होमरिक एपिक, और होमरिक एपिक का जो नाम है वो बियोवल्फ। ध्यान रखिएगा, बियोवल्फ एक होमरिक एपिक है जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है? तो आइए पहले जानते हैं कौन कौन पोएटिक ट्रेडिशन है। तो ऑप्शन ए द एपिक, ये पोएटिक ट्रेडिशन है। ऑप्शन बी द कॉमिक, ये पोएटिक ट्रेडिशन है। ऑप्शन डी द ट्रेजिक, ये पोएटिक ट्रेडिशन है। तो जो पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है उसका नाम है द ऑकल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? तो पोएट्री के मीटर और फॉर्म में जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को कहते हैं प्रोसोडी, यानी हिंदी में कहते हैं छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज, अपने ज़्यादातर नाटकों में शेक्सपियर ने कंपोज रचना करी, इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स, किस प्रकार के वर्स की रचना करी? तो शेक्सपियर ने अपने ज़्यादातर प्ले में जो जिस वर्स की रचना करी है वो है इयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों पेंटा का मतलब 5 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। विच पोएट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फूड? कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फूड का इन्वेंट, आविष्कार किसने किया था इन पोइट्री में? तो दोस्तों किसने किया था? विलियम कैरोल्स विलियम्स में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है आपका, हु रोट दिस फेमस लाइन? ये फेमस लाइन किसने लिखी? और लाइन क्या है? सेल आई कंपोज दी टू अ समर्स डे। ये दोस्तों एक पोएम भी है, सेल आई कंपोज दी टू अ समर्स डे।
दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई और शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 है ये, और इस 18 सोनेट का नाम है शैल आई कंपोज दी टू अ समर्स डे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म द फोक बैलेड डेट। क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य रूप किस शताब्दी का है। तो काव्य रूप जो शताब्दी का है वो 14th सेंचुरी का है। रिमेंबर टू पॉइंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट सेकंड अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट थर्ड में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।